भारत चीन संबंधों को समझने के बाद अगली बात आती है भारत और पाकिस्तान के बीच। भारत पाकिस्तान संबंधों का हमने बड़ा विस्तार से अध्ययन किया हुआ है कुछ अन्य अध्यायों में। भारत के पड़ोसी राष्ट्रों के संबंध को लेकर जिसमें बात होती है, समकालीन दक्षिण एशिया के अध्याय में भी उसमें काफ़ी विस्तार से बातचीत होती है, काफ़ी विस्तार से उसमें चर्चा हुई है। यहाँ पर हम उसे संक्षिप्त में थोड़ा सा और देख लें और बात करते हैं 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध की। पाकिस्तान, जैसा हमने समझा है, प्रारंभ से ही भारत विरोधी रवैया रहा। उसके एक तरीके से अब ऐतिहासिक कारण भी हो गए हैं, राजनीतिक कारण तो हैं ही। और पाकिस्तान हमेशा भारत से इस बात से डरता रहा है कि भारत इतना विशाल देश, जनसंख्या और क्षेत्र के मामले में वो एक महाशक्ति के रूप में इस क्षेत्र में उभर रहा है। 1965 में भारत पर पाकिस्तान ने 2 बार आक्रमण किया। पहली बार अप्रैल में कच्छ के रन में, गुजरात की सीमा से, जिसे हम कच्छ का रन कहते हैं, और दूसरी बार सितंबर में कश्मीर से। 2 आक्रमण होते हैं 1965 में। कच्छ के रन में कुछ सफलताएं पाकिस्तान को प्रारंभ में मिलती हैं, लेकिन अंत में उसे पीछे हटना पड़ता है। 30 जून 65 को युद्ध विराम होता है और भारत अपनी शांतिप्रियता का परिचय देते हुए, अच्छे पड़ोसी संबंधों की चाह का परिचय देते हुए कच्छ संबंधी मतभेद को एक अंतर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण को सौंपता है। कच्छ के जो विवाद को लेकर वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाता है। भारत द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कच्छ के मामले को ले जाने का मकसद था शांतिप्रिय तरीके से इस समस्या का निराकरण। साथ ही भारत सदैव अच्छे संबंधों के लिए प्रयासरत रहा है। लेकिन दूसरी ओर पाकिस्तान ने भारत के इस कदम को भारत की कमजोरी समझा और दुर्बलता माना, और 1965 में जो युद्ध विराम की जो रेखा बनी थी उसका उल्लंघन करते हुए उसने सितंबर में कश्मीर में घुसपैठिए भेज दिए। कहाँ कच्छ की बात हो रही है और कहाँ कश्मीर। और पाकिस्तान में इतनी हिम्मत क्यों हुई? क्योंकि उसने भारत के इस कदम को कमजोरी माना, भारत की कमजोरी माना। कश्मीर में पाकिस्तान घुसपैठिए भेजता है, सीमाएं पार करती हैं, लेकिन भारतीय फ़ौज उन्हें धकेलने में सफल होती है और 2-3 इलाके खास तरीके से हाजीपीर और टिथवाल, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था, उसे मुक्त करवा लिया गया। सितंबर 65 को आर्मी स्वयं, पाकिस्तान आर्मी अब हमला करती है। अभी तक घुसपैठिए थे, अब यहाँ आर्मी के द्वारा हमला होता है और वो भी छंब क्षेत्र में। छंब क्षेत्र पे हमला होता है। भारत अंततः विवश हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने के लिए और वह पश्चिमी पाकिस्तान की ओर अंदर धावा बोलता है। पाकिस्तान के क्षेत्र में अब वो अपनी फ़ौज भेजता है। पाकिस्तानी सेनाएं यद्यपि आधुनिक थी, ज़्यादा सशक्त लग रही थी, लेकिन बुरी तरह हारती हैं और अंत में सुरक्षा परिषद 20 सितंबर के प्रस्ताव के आधार पर भारत और पाकिस्तान को आदेश देता है कि युद्ध विराम तुरंत हो, और 22-23 सितंबर को रात 3:30 बजे युद्ध विराम घोषित हो जाता। आपको मालूम होना चाहिए कि जब युद्ध विराम होता है उस समय तक भारत की फ़ौजें लाहौर की सीमा तक पहुंच चुकी थी। लाहौर जो पाकिस्तान का एक अत्यधिक महत्वपूर्ण शहर है, एक तरीके से व्यापारिक राजधानी, वहाँ तक भारत घुस चुका था। चाहता तो उस पर ताबड़तोड़ हमला करके उस पर कब्जा कर सकता था, लेकिन वही बात कि उसने सुरक्षा परिषद के युद्ध विराम के अनुरोध को स्वीकार किया और 22-23 सितंबर की रात के 3:30 बजे युद्ध विराम होता है।
युद्ध विराम तो हो गया अंतर्राष्ट्रीय दबाव के तहत, लड़ाई भी रुक गई, लेकिन लड़ाई के कारण तो अभी थे ही। दोनों देशों के बीच सामान्य संबंध होने की बात ही दूर थी। इन संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में सोवियत संघ के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री कोसिगिन सामने आते हैं। श्री कोसिगिन और उनके प्रयासों से भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता होता है, जिसे कहते हैं ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता, जिसमें पाकिस्तान की ओर से वहाँ के राज्याध्यक्ष और सेनाध्यक्ष अयूब खान और भारत की ओर से तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री इस समझौते पर हस्ताक्षर करते हैं। इस समझौते में क्या सहमति थी? इस बात पे सहमति कि दोनों देशों के सभी सशस्त्र व्यक्ति, दोनों देशों की फौजें 25 फरवरी 66 तक अधिकतम वापस लौट जाएंगी अपने अपने क्षेत्रों में। कब तक? 25 फरवरी 66 तक। और अपना अपना क्षेत्र यानी किसे माना जाएगा? 5 अगस्त 1965 के पूर्व जैसी स्थिति थी, वे वैसी स्थिति में आ जाएंगे। 5 अगस्त 1965 की स्थिति पर वापस आ जाएंगी सभी फौजें, अधिकतम किस तारीख तक? 25 फरवरी 66 तक। तथा दूसरी बात जो इसमें थी, दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर पाकिस्तान के लिए दोनों पक्ष युद्ध विराम रेखा पर शर्तों का पालन करेंगे। परिणाम क्या हुआ? यह समझौते पर भारत ने भी हस्ताक्षर किया। परिणाम यह हुआ कुल मिलाकर कि भारत ने खोया अधिक और पाया कम। मैंने आपको बताया कि भारत की सेना तो लाहौर की सीमा तक पहुंच चुकी थी, भारत को ये सब छोड़ना पड़ा। और पाकिस्तान की जो फौज जो अंदर आ गई थी, उसे भी काफ़ी कुछ क्षेत्र छोड़ना पड़ा। लेकिन निचोड़ यदि निकालें तो भारत ने खोया अधिक और पाया कम। ये जो समझौता था वो पाकिस्तान के लिए अधिक फायदेमंद था, इसमें कोई दो मत नहीं। आचार्य कृपलानी, तत्कालीन राजनेता भारत में, उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किसी दबाव में आकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अब वो किस तरह का दबाव था यह तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन एक बहुत हद तक यह बात सही लगती है कि किसी तरह के दबाव में ही आकर भारत इस तरह की संधि को स्वीकार करेगा जिसमें उसे खोना ज़्यादा पड़ा, मिला कम। लेकिन एक और बात इससे हुई कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ उसकी औपचारिक समाप्ति हुई। भारत और पाकिस्तान में युद्ध की स्थिति की भी औपचारिक समाप्ति होती है। ये दो परिणाम इस ताशकंद समझौते के निकले। दुर्भाग्य से समझौते के तुरंत बाद लाल बहादुर शास्त्री का देहांत हो जाता है ताशकंद में ही। और ऐसी क्या स्थितियाँ थी जिस पे उन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए, यह बात स्पष्ट नहीं हो पाती और आज भी स्पष्ट नहीं है। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये कि भारत को कुछ विशेष हासिल नहीं हुआ और उल्टा इस संधि के बाद भी पाकिस्तान ने भारत विरोधी रवैया जारी रखा और उल्टा और ज़्यादा प्रचार करने लगा। भारत विरोधी प्रचार का प्रयास उसने और बढ़ा दिया। ताशकंद समझौते में आखिर वो क्या बिंदु थे जिनमें सहमति बनाई गई थी? जैसा मैंने बताया कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र के अनुसार दोनों में मधुर संबंध रहें, ये पहली बात थी। दोनों पक्षों का प्रयास रहेगा कि मधुर संबंध बनाए रखें। दूसरा, दोनों पक्ष इस बात पे सहमत कि 5 फरवरी 1966 से पहले
उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां वे 5 अगस्त 1965 से पहले थे। तीसरी बात, आंतरिक विषयों में अहस्तक्षेप की बात पर दोनों देश सहमत। चौथा, दोनों देश एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार नहीं करेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा, संधि होती है, समझौता होता है और पाकिस्तान पुनः विश्व के विभिन्न मंचों पर, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के दुष्प्रचार के नए प्रयास शुरू कर देता है। लेकिन इस संधि में ये चौथी बात थी। और पांचवी और अंतिम बात, दोनों देशों में राजनीतिक संबंध, कूटनीतिक संबंध के तहत उच्चायुक्त पुनः स्थापित हों, उच्चायोग पुनः स्थापित हो, राजदूत पुनः स्थापित हों। इस प्रकार ताशकंद समझौता, उसकी पृष्ठभूमि, ताशकंद समझौते के कारण और भारत पाक युद्ध 1965 का हमने संक्षिप्त में एक तरीके से एक अध्ययन कर लिया। अब हम आते हैं भारत पाक युद्ध 1971 और उसके बाद की स्थिति। 1965 की लड़ाई की समाप्ति जहां ताशकंद समझौते से होती है, वहीं 1971 की लड़ाई की समाप्ति एक तरीके से शिमला समझौते से होती है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी। भारत और पाकिस्तान के बीच का 1965 का युद्ध का मुख्य कारण पाकिस्तान द्वारा कश्मीर पर नज़र, कश्मीर को लेने का प्रयास। वहीं 1971 के युद्ध का मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनाएं और उसका भारत पर प्रभाव। मुख्य कारण पूर्वी पाकिस्तान में होने वाली घटनाएं। पाकिस्तान दो टुकड़ों में था, पश्चिमी सीमा में पश्चिमी पाकिस्तान और भारत की पूर्वी सीमा पर पूर्वी पाकिस्तान। पूर्वी पाकिस्तान में घटनाक्रम कुछ ऐसा हो रहा था कि उससे भारत पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था और इसने अंततः, और ये प्रभाव ही अंततः युद्ध का कारण बनता है। आखिर वो क्या था, ऐसी क्या घटनाक्रम था, थोड़ा सा उससे संक्षिप्त में जाने। 1971 पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो एक सेनाध्यक्ष थे, जनरल याहिया खान। ताशकंद समझौता हुआ था जनरल अयूब खान के साथ। अब अयूब खान की मृत्यु हो जाती है और यहाँ पर 1971 में जनरल याहिया खान पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष रहते हैं, सेनाध्यक्ष भी रहते हैं। सैनिक तानाशाही चलती है। तो याहिया खान की तानाशाही के विरुद्ध पूर्वी पाकिस्तान इलाके में वहाँ एक तरह का जन आंदोलन शुरू होता है, क्योंकि याहिया खान सेनाध्यक्ष भी था। तो हर चीज़ का सैनिक हल निकालने का उसका प्रयास रहता था। पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को यह बात नागवार गुजरी और उन्होंने उसकी तानाशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू किया। इस आंदोलन को कुचलने के लिए याहिया खान ने पूरी सैनिक शक्ति लगा दी और बहुत बड़ा नरसंहार किया। परिणाम क्या होता है कि इस क्षेत्र के बहुत से लोग डर कर भारत की ओर भागते हैं और दूसरे लोग पाकिस्तान के इस दमन के खिलाफ एक मुक्ति संघर्ष शुरू कर देते हैं, यानी स्वतंत्रता के लिए एक संघर्ष शुरू हो जाता है। आंदोलन शुरू हुआ था याहिया खान की तानाशाही के खिलाफ। अब वह आंदोलन का स्वरूप बदल गया और अब वह स्वतंत्रता की मांग करता है। एक और जहां वहां पर पूर्वी पाकिस्तान में उस क्षेत्र की मुक्ति का आंदोलन चल रहा था, वहीं दूसरी ओर बड़ी भारी संख्या में पूर्वी पाकिस्तान के लोग भारत आ रहे थे। उनकी संख्या लगभग 1 करोड़ हो चुकी थी। 1 करोड़ लोगों का भारत आना शरणार्थियों के रूप में, उनके लिए यहाँ पे रहने खाने पीने की व्यवस्था करना,
सुनिश्चित करना कि ये शरणार्थी जिनका स्वयं का कोई मकान, स्वास्थ्य की कोई विशेष सुविधाएं ना हो, वो किसी अन्य बड़ी महामारी का कारण ना बने, तो भारत पर एक बड़ी आर्थिक दबाव पड़ने लगा था। और इस आर्थिक दबाव के चलते भारत ने विश्व के देशों से अनुरोध किया कि जब तक इस समस्या का हल नहीं हो जाता, पश्चिमी पाकिस्तान को आर्थिक मदद बंद करें। भारत के द्वारा विश्व को अनुरोध कि उसने जिस तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों पर अत्याचार किया है और करोड़ों लोगों को भारत में आने को विवश किया है, जिसके कारण भारत पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ गया है, ये अनुरोध है कि पाकिस्तान को आर्थिक सहायता बंद की जाए। सोवियत संघ और बहुत से देश भारत के पक्ष में सामने आए, भारत के पक्ष से सहमत हुए, लेकिन चीन और अमेरिका इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मानते हुए पाकिस्तान को उन्होंने आर्थिक सहायता जारी रखी, सैनिक सहायता भी जारी रखी, क्योंकि वे इसे पाकिस्तान का अंदरूनी मामला मानते थे। 3 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करता है और इसका कारण था क्योंकि भारत पर जो इतना बड़ा आर्थिक बोझ पड़ रहा था, भारत पे जो इतना शरणार्थियों की संख्या आ गई थी, भारत ने भी पूर्वी पाकिस्तान के लोगों के साथ सहानुभूति दिखानी शुरू कर दी थी और एक तरीके से पूर्वी पाकिस्तान के लोगों को उसने आर्थिक मदद, सैनिक मदद भी देनी शुरू कर दी थी। इसके विरोध में पाकिस्तान भारत पर हमला करता है 3 दिसंबर 71 को और भारत ने इस बार सबक सिखाने का निश्चय लिया, डटकर मुकाबला किया। 5 दिसंबर को सुरक्षा परिषद की बैठक में पाकिस्तान ने भारत पर आरोप लगाया कि भारत पूर्वी पाकिस्तान में मदद दे रहा है। अमेरिका ने पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन सोवियत संघ भारत के पक्ष में रहता है और वीटो करता है। वीटो करना अर्थात पाकिस्तान के उस प्रस्ताव को रद्द कर देता है जिसके तहत उसने भारत को एक आक्रांता देश के रूप में पेश करने की कोशिश की। 6 दिसंबर को श्रीमती इंदिरा गांधी भारतीय संसद में घोषणा करती हैं कि एक नए देश का जन्म हो गया है, अर्थात भारत पहला राष्ट्र बनता है जो एक नए राष्ट्र के उदय की घोषणा करता है और उस राष्ट्र का नाम है बांग्लादेश, जो पूर्व में पूर्व पाकिस्तान कहलाता था। तो बांग्लादेश के उदय की सूचना भारतीय संसद में श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा 6 दिसंबर को, 16 दिसंबर को ढाका में पाकिस्तान की सेना जनरल नियाजी के नेतृत्व में समर्पण करती है और आत्मसमर्पण करती है और पाकिस्तान के 1 लाख सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं भारत की फौज के सामने। 17 दिसंबर को एक पक्षीय युद्ध विराम इस बार भारत घोषित करता है। चीन के मामले में मैंने बताया था कैसे चीन एक पक्षीय युद्ध विराम घोषित किया। 1965 की लड़ाई के मामले में मैंने बताया कि संयुक्त सुरक्षा परिषद ने कैसे युद्ध विराम घोषित किया। यहाँ 1971 की लड़ाई में भारत एक पक्षीय युद्ध विराम घोषित करता है और इंदिरा गांधी याहिया खान से अपील करती हैं कि युद्ध बंदी प्रस्ताव को मान लिया जाए। क्योंकि पाकिस्तान इस युद्ध में बुरी तरह हार चुका था और भारत ने पाकिस्तान के एक टुकड़े को बांग्लादेश के रूप में, नए राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी थी। पाकिस्तान की कमर वैसे ही टूट चुकी थी। भारत के युद्धबंदी प्रस्ताव को जनरल याहिया खान, तत्कालीन राष्ट्राध्यक्ष पाकिस्तान के, तुरंत स्वीकार करते हैं और इस युद्ध की वजह से भारत का जो सम्मान है वो दुनिया में बढ़ता है। अमेरिका की गहरी जो चालें थीं, कूटनीतिक चालें थीं, वो यहाँ पराजित होती हैं। अमेरिका को बड़ा सदमा लगता है
और पाकिस्तान के विभाजन से पाकिस्तान का भी हौसला पस्त होता है। ये इसके 4-5 परिणाम हुए इस युद्ध के। पहला परिणाम बांग्लादेश का निर्माण, दूसरा परिणाम भारत का सम्मान विश्व मंच पे बढ़ना, तीसरा परिणाम युद्ध बंदी समझौते के तहत लाखों फौजियों का आत्मसमर्पण, चौथा परिणाम अमेरिका की कूटनीतिक पराजय और पांचवा परिणाम पाकिस्तान को बड़ा झटका, पाकिस्तान का विभाजन। ये 5 परिणाम बड़े स्पष्ट थे। ये भारत के लिए एक बहुत गर्व के क्षण थे। इसके बाद, इस घटनाक्रम के बाद शिमला समझौता होता है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तत्कालीन प्रधानमंत्री पाकिस्तान के भुट्टो, जुल्फ़िकार अली भुट्टो और भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी मिलते हैं, बैठकें करते हैं और जून 72 में शिमला समझौते के नाम से शिखर सम्मेलन होता है। इस सम्मेलन में भुट्टो और इंदिरा गांधी कुछ मुद्दों पर सहमत होते हैं और उस पर हस्ताक्षर करते हैं, जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं। आखिर क्या है शिमला समझौता के विभिन्न बिंदु? जैसे हमने ताशकंद समझौते के 5 बिंदुओं को समझा, थोड़ा शिमला समझौते पर भी थोड़ा नज़र डालें। दोनों देशों के बीच सहमति की पहली बात, दोनों देश पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत और शांतिपूर्ण ढंग से निपटाने का प्रयास करेंगे। उसके लिए दृढ़ संकल्प हैं। किसके लिए? पारस्परिक झगड़ों को द्विपक्षीय बातचीत, यानी कोई अंतर्राष्ट्रीय मंच पे जाने की जरूरत नहीं है। ये 2 देशों के बीच का मामला है, तो दोनों देश ही अपनी समस्याओं को सुलझाएंगे। कोई दूसरा देश इसमें आमंत्रित नहीं होगा या किसी दूसरे देश की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये पहली सहमति। दूसरी, दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय एकता, अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता आदि का सम्मान करेंगे। तीसरा, दोनों एक दूसरे की क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता के विरुद्ध बल प्रयोग या धमकी नहीं देंगे। दूसरी बात थी सम्मान और तीसरी बात बल प्रयोग न करने का संकल्प। चौथा, दोनों देशों द्वारा परस्पर विरोधी प्रचार नहीं किया जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर शिमला समझौते में इन 4 बिंदुओं से ये बात साफ है कि दोनों देश इस बात पर सहमत हुए कि किसी बाहरी या तीसरी देश की इस मामले में दखल की जरूरत नहीं है। अमेरिका या सोवियत संघ या किसी अन्य देश के द्वारा किसी तरह की समझाइश, किसी तरह के समझौता कराने का प्रयास इस बार स्वीकार नहीं किया जाएगा, जैसा कि 1965 के बाद ताशकंद में सोवियत संघ के मुखिया प्रधानमंत्री कोसिगिन के प्रयास को हमने स्वीकार किया था। इस बार हम दोनों देश ही सक्षम हैं अपनी समस्याओं का निराकरण के लिए। और पांचवा, समझौते में तय किया गया कि दोनों देश परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए प्रयत्न करेंगे। परस्पर संबंध स्थापित करने के लिए। इस प्रकार शिमला समझौते के ये 5 बिंदु। परिणाम क्या हुआ? संचार व्यवस्था, डाक व्यवस्था, जल थल हवाई मार्ग, इसके लिए बातचीत होगी, इसके लिए प्रयास होंगे, आर्थिक और व्यापारिक से संबंध बढ़ाने के प्रयास होंगे, आदि आदि। छठवां जो बिंदु था उसमें वो था स्थायी शांति के लिए प्रयत्न किए जाएंगे। स्थायी शांति के लिए, परमानेंट सॉल्यूशन के लिए प्रयत्न किया जाएगा और इसके लिए दोनों देशों को अपनी सेनाओं को अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बुलाना होगा। ये सहमति थी। तो इस प्रकार
शिमला समझौता 1971 की लड़ाई का अंतिम चरण था और इस समझौते के साथ 1971 की लड़ाई समाप्त होती है और ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान संबंधों का एक नया दौर शुरू हुआ। लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी शिमला समझौते से, क्योंकि ये किसी सेनाध्यक्ष के साथ ये समझौता नहीं था। ये डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकतंत्री व्यवस्था से चुनी गई पाकिस्तान की सरकार के मुखिया और भारत की सरकार के मुखिया के बीच की वार्ता का असर था। और इसके कुछ और भी कारण थे क्यों इस शिमला वार्ता ने इतनी उम्मीदें जगाई शांति की, पर दुर्भाग्य से ये समझौता भी ज़्यादा दिन नहीं चला। अगला हम आते हैं कारगिल संघर्ष पर। कारगिल की लड़ाई 1999 की शुरुआत में जनवरी फरवरी के कड़ाके की ठंड के दौरान जो नियंत्रण रेखा है, उस नियंत्रण रेखा के पास जो क्षेत्र हैं द्रास, मशकोर, काक्सर, बटालिक, इन क्षेत्रों पर मुजाहिदीन बताने वाले लोगों ने अपने को कब्जा कर लिया। अपने को क्या कह रहे थे? मुजाहिद। पाकिस्तानी सेना की इस हरकत को भारत सरकार भांप लेती है और फिर भारतीय सेना इनके खिलाफ हरकत में आती है और एक तरीके से फिर युद्ध शुरू हो जाता है। इसी युद्ध को कारगिल की लड़ाई कहते हैं। 1999 के प्रारंभिक महीनों में पाकिस्तानी सेना की मदद से मुजाहिद लोगों द्वारा कुछ क्षेत्रों पर कब्जा, जिसमें पाकिस्तानी सेना की मिली भगत का पर्दाफाश होता है और फिर भारत इसके जवाब में लड़ाई शुरू करता है। मई जून में लड़ाई जारी रहती है और जुलाई 1999 तक भारत इन अधिकतर इलाकों को वापस अपने कब्जे में ले लेता है, पुनः अधिकार इस पे पा लेता है। इसके लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि भारत इसके लिए एक तरीके से पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। कारगिल की लड़ाई ने पूरे दुनिया का ध्यान खींचा, क्योंकि इससे ठीक एक साल पहले दोनों देश परमाणु हथियार बनाने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुके थे। ये लड़ाई इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कारगिल की लड़ाई 1999 में होती है और ये डर हो जाता है दुनिया को कि कहीं ये लड़ाई परमाणु हथियारों की लड़ाई में ना बदल जाए। और ये डर क्यों हुआ? क्योंकि ठीक एक साल पहले, यदि आपको याद होगा, 1998 में भारत ने 5 परमाणु परीक्षण किए थे, परमाणु परीक्षण, और उसके जवाब में पाकिस्तान ने 6 परमाणु परीक्षण किया। और दोनों राष्ट्रों ने इस प्रकार दुनिया को बता दिया था कि हम परमाणु हथियारों से लैस होने की क्षमता रखते हैं। तो ये लड़ाई इसीलिए बहुत चर्चित रही दुनिया में। बहरहाल यह लड़ाई सिर्फ कारगिल इलाके तक ही सीमित रही, आगे नहीं बढ़ी और पाकिस्तान में इस लड़ाई को लेकर काफ़ी विवाद मचा। सेना प्रमुख ने प्रधानमंत्री को संभवतः इस मामले में अंधेरे में रखा था और सेना प्रमुख ने बिना प्रधानमंत्री को बताए कारगिल का युद्ध कर दिया था। इस लड़ाई के तुरंत बाद पाकिस्तान की हुकूमत पर जनरल परवेज़ का कब्जा होता है। दूसरे शब्दों में कारगिल की लड़ाई के क्या परिणाम हुए? पहला, शिमला समझौते को पूरी तरह नकार दिया गया, ऐसा स्पष्ट हुआ। दूसरा, छद्म रूप से पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। तीसरा परिणाम, युद्ध का रूप लेता है। चौथा परिणाम, पूरे विश्व में इस बात को लेकर, इस युद्ध के नाम पर काफ़ी तनाव हो जाता है, क्योंकि दोनों ही देश परमाणु हथियारों से लैस होने की क्षमता रखते थे। और छठवां परिणाम, सरकार का पलटना और नए सेनाध्यक्ष का राष्ट्राध्यक्ष के रूप में पाकिस्तान में उभरना। वे नए सेनाध्यक्ष थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ। वो पाकिस्तान की फ़ौज को, पाकिस्तान की राजनीति को अपने हाथ में ले लेते हैं और अगले दशक तक भारत पाकिस्तान के संबंधों को बहुत प्रभावित करते हैं।
इस पूरे काल में लगातार दोनों देशों के बीच में सीमा में गोलीबारी होती रही और आज तक वह दौर चल ही रहा है। 1999 को गए अभी 20 वर्ष से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन सीमा पर अभी भी दोनों देशों के बीच में गोलाबारी होती ही रहती है, सैनिक शहीद होते ही रहते हैं, आतंकवादी गतिविधियां भी पाकिस्तान के द्वारा बहुत बढ़ा दी गई हैं। परिणाम स्वरूप उस क्षेत्र में सतत रूप से अशांति बनी हुई है। 1971 के युद्ध की पृष्ठभूमि, भारत पाक युद्ध की पृष्ठभूमि को यदि हम थोड़े दूसरे नज़रिए से देखें तो हम देखेंगे कि इसकी शुरुआत, इस युद्ध की नींव कहाँ रखी गई। सच्चाई तो यह है कि पाकिस्तान में पहली बार चुनाव होते हैं, आम चुनाव। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान दोनों क्षेत्र में चुनाव होते हैं और परिणाम कुछ ऐसे आते हैं जिसमें पश्चिमी पाकिस्तान में वहाँ के जो सैनिक, वहाँ के जो मुखिया हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनकी पार्टी को बहुमत मिलता है पश्चिमी पाकिस्तान में, और पूर्वी पाकिस्तान में ठीक उसके विपरीत अवामी लीग, जिसका नेतृत्व मुजीबुर रहमान कर रहे थे, उनको मिलता है। तो एक ही देश में दो टुकड़े और दोनों टुकड़ों में अलग अलग पार्टियों को बहुमत मिला। पाकिस्तान के शासक इस जनादेश को स्वीकार नहीं कर पाते, उसे पचा नहीं पाते। अवामी लीग एक संघ बनाने की मांग करती रही, संघीय प्रणाली के तहत शासन में, सरकार में अपनी भागीदारी की मांग करती रही, जिसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अस्वीकार किया। 1971 में पाकिस्तानी सेना ने शेख मुजीब को गिरफ्तार कर लिया क्योंकि मुजीबुर रहमान सतत रूप से न्याय की मांग कर रहे थे, सरकार बनाने की, सरकार में शामिल होने की मांग कर रहे थे। वे किसी भी तरीके से बर्दाश्त नहीं कर रहे थे कि पश्चिमी पाकिस्तान की नीतियां पूर्वी पाकिस्तान पे हावी हों, और इसके विरोध में, उनके इस विरोध को देखते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म शुरू होते हैं। उसके जवाब में क्या होता है, आपको याद होगा मैंने बताया था कि पूर्वी पाकिस्तानी सेना अपने इलाके को पाकिस्तान से मुक्त करने के लिए जंग छेड़ देती है मुक्त वाहिनी सेना के नाम से। लाखों की संख्या में शरणार्थी भारत आते हैं। इन शरणार्थियों का बोझ भारत के लिए बहुत भारी होता है और भारत को विवश करता है पाकिस्तान को आदेश देने के लिए कि वह इन शरणार्थियों के आवागमन को रोके। ऐसा ना कर पाने की स्थिति में भारत हमला कर देता है। लेकिन हमला करने से पूर्व स्थितियां कुछ ऐसा करवट लेती हैं कि भारत के लिए यह इस लड़ाई से अपने को दूर रखना मुश्किल हो जाता है। शरणार्थियों का आना भारत को विवश करता है कि वह बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सेना, बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम को नैतिक समर्थन और भौतिक सहायता देना प्रारंभ करे। भारत के द्वारा नैतिक समर्थन बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी को दिया जाना पाकिस्तान से पचा नहीं पाता और पाकिस्तान आरोप लगाता है कि वह पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है। भारत पाकिस्तान को तोड़ने की साजिश कर रहा है, ऐसा आरोप पाकिस्तान के द्वारा लगाया जाता है। एक और जहां भारत ने ब्रिटेन और अमेरिका से मदद मांगी थी इस दौरान, वहां ठीक विपरीत अमेरिका और चीन पाकिस्तान की मदद करते हैं। ये एक तरीके से शीत युद्ध का ही कुछ कुछ असर था, क्योंकि भारत के पक्ष में जहां सोवियत संघ था, स्वाभाविक है दूसरे खेमे का नेतृत्व करने वाला अमेरिका भारत के विरोधी खेमे में जाएगा और वह था पाकिस्तान। अमेरिका, पाकिस्तान, चीन की धुरी एक बनती है। अमेरिका, पाकिस्तान और चीन ये एक गुट बनाते हैं, धुरी बनती है, और ऐसा बनते देख भारत सोवियत संघ की ओर झुकता है, सोवियत संघ की ओर बढ़ता है। और इसका परिणाम क्या होता है? 20 वर्ष की संधि।
पर हस्ताक्षर, जिसमें भारत को आश्वासन मिलता है कि हमला होने पर, भारत पर किसी का हमला यदि होता है तो सोवियत संघ भारत की मदद करेगा। भारतीय सीमा पर पश्चिम से हमला करता है तो भारत पाक युद्ध 6 दिसंबर को छिड़ जाता है। पाकिस्तान के लड़ाकू विमान पंजाब, राजस्थान के अंदरूनी हिस्से में चले जाते हैं, जम्मू कश्मीर पे भी हमला करते हैं और जवाब में भारतीय नौसेना, थल सेना, वायु सेना पश्चिमी और पूर्वी दोनों मोर्चों पर जवाबी कार्रवाई करती है और इस प्रकार फॉर्मल तरीके से एक युद्ध शुरू हो जाता है। 10 दिनों के अंदर ही पाकिस्तान को सरेंडर करना पड़ता है और उसके 90,000 सैनिक आत्मसमर्पण करते हैं। बांग्लादेश के रूप में एक नए राष्ट्र का जन्म होता है और भारतीय सेना जो है वो युद्ध विराम, एक तरफा युद्ध विराम की घोषणा कर देती है। इसके बाद जुलाई 72 में शिमला समझौता और इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में बहुत ज़्यादा वृद्धि और इस युद्ध के बाद अधिकतर राज्यों में विधानसभा के चुनाव होते हैं और कांग्रेस पार्टी बहुत बहुमत से जीतती है। चीन युद्ध के समय आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि भारत किस प्रकार चीन से मुंह की खाता है कई क्षेत्रों में और उसका अंदरूनी राजनीति में प्रभाव इस रूप में पड़ता है कि पहली बार कई गैर कांग्रेसी संसद में चुन कर आते हैं। कई जगह के चुनाव में कांग्रेस की पराजय होती है। यहाँ चूँकि हमारी जीत हुई थी, इस जीत का परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस के लोगों ने, कांग्रेस पार्टी को लोगों ने सर हाथ उठा लिया और सभी जगह उन्हें लगभग बहुमत मिला, बहुमत से जीती। भारत चीन युद्ध के कुछ परिणाम ये भी थे। सीमित संसाधनों के साथ शुरू की गई जो हमारी नियोजित विकास की योजना थी, नियोजित विकास की जो हमारी प्रणाली थी, वो पटरी से उतर गई। विकास की प्रक्रिया को बहुत बड़ा धक्का लगा। अन्य परिणाम, भारत को अपने सीमित संसाधनों को सैन्य या रक्षा क्षेत्र में लगाना पड़ा। उसके पास जो भी संसाधन थे, अब उसका पूरा ध्यान रक्षा संसाधनों के उत्पादन में, उसके आधुनिकीकरण में, उसको उपयोगी बनाने में उसका ध्यान चला गया और विकास उस हद तक बैक सीट ले लेता है, पीछे आ जाता है। रक्षा उत्पाद विभाग की स्थापना होती है और रक्षा आपूर्ति विभाग की भी स्थापना होती है। तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसका साफ असर दिखता है। इसके बाद 3 एक वर्षीय योजनाएं बनती हैं और चौथी पंचवर्षीय योजना 1959 में ही शुरू हो पाती है। वो इसलिए क्योंकि चीन के युद्ध का असर, चीन से पराजय का असर, चीन युद्ध से हुए खर्च का असर बहुत लंबे काल तक चलता है और इस प्रकार चौथी योजना के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, जो संसाधन चाहिए होते हैं, वो 1968-69 तक ही, 69 तक ही आ पाते हैं और चौथी योजना फिर 1969 में प्रारंभ होती है।